जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय बाबा रामदास जी का। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल पर। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, बात हरियाणा की करेंगे। जी। हरियाणा में माहौल इस तरीके से है कि कुछ ट्रेंड्स ऐसे दिखाई देने लग गए हैं कि कांग्रेस की जो आपसी कलह थी, गुटबाजी थी, जब तक वो गुटबाजी रहती तब भी मामले को हैंडल किया जा सकता, लेकिन जब से राहुल गांधी ने वो दलितों के आरक्षण को खत्म करने के मामले में एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद उसका स्टेटमेंट का सपोर्ट हुड्डा ने किया। उसके बाद हुड्डा जी का एक समर्थक शैलजा कुमारी को गालियां बकता हुआ नजर आया। उसके बाद शैलजा कुमारी 10 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाती हैं, अपने आप को मतलब जिसे कहते हैं कि कैंपेनिंग से दूर कर लेती हैं। राहुल गांधी यहां तक कि खड़गे जी के मनाने पर भी नहीं आती, और हालत तो एक बार ये हो जाती है कि खड़गे जी अपनी 2 रैलियां हरियाणा के अंदर कैंसिल करते हैं। जब ये सारा मामला होता है तो राहुल जी बीच में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं शैलजा जी को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच में शैलजा जी किसी को इंटरव्यू दे रही थी, और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया शैलजा जी से कि मैडम, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा, बड़ा तो है लेकिन दर्द भी होता है। ये एक लाइन उनके दुख दर्द को बता रही थी, और शायद इस चीज ने बीजेपी को फाइट बैक करने का मौका दे दिया। हमारे यहां कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। टूटा नहीं तो कम से कम टूटता हुआ दिखाई दे रहा। और हालत ऐसी है कि भाग्य ही बीजेपी एक जो फासला दिखाई दे रहा था कि हो सकता है 50-30-10 या 50-25-15 या 55-20-15 ऐसा कुछ नजारा दिखे, जिसमें 55 कांग्रेस, 20 भाजपा और 10 से 15 के बीच में निर्दलीय वगैरह, कुछ इस तरीके से। यानी भाजपा की, जिसे कहते हैं ना कि कंधे लगा दिए थे जमीन में, पटक दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है अब तो भाजपा फाइट बैक करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं कई जगहों पर, और कई कई पूरे पूरे हल्के ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जहां सारी की सारी विधानसभाओं के अंदर बीजेपी का झंडा गड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह कांग्रेस फ्रस्ट्रेट नजर आ रही है, जो कार्यकर्ता बीजेपी के उनको पीटती हुई नजर आ रही है। और जाटों का जो एक वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि भाई जाट राज आवेगा और मारे छोरे 5-5 लाख दे के लग गए। ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये कहीं ज्यादा बैकफायर कर रही हैं। जी बाबा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हरिमोहन भाई, सच ये है कि जब कांग्रेस ने ये चुनाव अभियान शुरू किया था ना, तो ये सच्चाई है कि कांग्रेस तब 50-55 सीट तक की बढ़त लिए हुए थी, 50-55। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि भाई बीजेपी कहीं 15-20 पे तो नहीं सिमट जाएगी। पर जैसे जैसे समय बीता, और मैंने कहा था कि जब जब टिकट वितरण हो जाएगा, जब नाम वापसी की तारीख निकल जाएगी, तब असली पिक्चर समझ में आएगी। तो उसके बाद जब चुनाव अभियान गरमाया है, और जब सारे पत्ते खुल गए, तो आज की तारीख में जो पिक्चर आई है नजर सामने, वो कांग्रेस को परेशान कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस इस चुनाव को जब लड़ने उतरी थी ना, तो वो सिर्फ एक फैक्टर के भरोसे चुनाव लड़ रही है, वो है एंटी इनकम्बेंसी। कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हमारा नंबर लग जाएगा। इसके अलावा यदि जातीय समीकरण या वोट बैंक या कोई ऐसा वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे युवा, दलित, महिलाएं, या कोई एक वर्ग ऐसा जो कांग्रेस के साथ एक्स्ट्रा जुड़े, भाई आपको एक प्लेटर तो सजाना ही पड़ेगा ना चुनाव जीतने के लिए। सर, वो जो चुनावी गणित थी ना, वो नहीं इस वक्त बैठ रही कांग्रेस की कहीं से भी।
अब बात यह है कि क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी और जाट वोट, आज की तारीख में कांग्रेस के पास दो ही वोट हैं, एक जाट वोट और एक एंटी इनकम्बेंसी का वोट। क्या सिर्फ इन दो वोट के बल पे चुनाव जीता जा सकता है? तो शायद मुश्किल हो जाएगी। दूसरी चीज, बीजेपी के पास क्या है? कांग्रेस के पास जब अभियान शुरू हुआ तो दलित वोट था, सारा नहीं था, पर काफी बड़ा हिस्सा दलित का जो ना वो कांग्रेस के साथ था। पर जिस तरीके से हुड्डा साहब ने शैलजा को हैंडल किया और जैसे उन्होंने शैलजा और उनके पूरे समर्थक गुट को साइडलाइन किया, तो उससे सर दलित हो गए नाराज। अच्छा, तीसरी एक चीज आपको बता दूं कि आज के जमाने में सर चुनाव लड़ा जाता है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और सोशल मीडिया पे हुड्डा समर्थकों के कुछ ऐसे बयान आने लग गए जो कि शैलजा समर्थकों को, उनको जाति सूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखे। उसके बाद भाई शैलजा बिल्कुल साइडलाइन कर दी, तो नाराजगी तो थी। अब क्या वो नाराजगी जमीन पे दिखाई भी देगी? तो सर कुछ दिन पहले जींद में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है दलितों की, और वहां उन्होंने बाकायदा नाम लेके ललकार के कहा है, कोई दे वर नॉट मिंसिंग देयर वर्ड्स, और वहां पे तो पूरा जहर उगला गया है उस पंचायत में। अच्छा, मंच से तो फिर भी गनीमत थी सर, मंच से तो फिर भी, क्योंकि मंच में आजकल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जो लोग आपस में बात कर रहे थे ना, क्योंकि वहां पे कुछ मेरे मित्र गए हुए थे उस पंचायत को कवर करने के लिए, सर उन्होंने बताया है कि जो आम पब्लिक की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत खराब थी। अच्छा सर, सच्चाई ये है कि हम भी गांव में रहते हैं यूपी में, आज की तारीख में आप सरेआम इस तरीके से किसी हरिजन भाई को, किसी दलित को कुछ कह नहीं सकते मुंह पे। पीठ पीछे आप कहीं छुप के गाली अपने समाज में दे लोगे जहां उनका कोई ना सुन रहा हो, पर अभी आज आप की तारीख में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनके मुंह पे कुछ कोई भी अपशब्द बोल दो। पर हरियाणा में सर ये आज भी होता है और सरेआम होता है और उनके मुंह पे होता है। तो सर ऐसी बात तो है नहीं कि उनके दिल नहीं है, उनके वही शैलजा वाली बात है कि दिल तो बड़ा है पर दर्द भी होता है। अच्छा सर, जाट समुदाय जो है ना, वो मुंह से कुछ भी निकालते वक्त, मैं लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं सर, आम जो गांव में जो आम आदमी बैठा है ना, जो वैसे तो वो भोला पंछी होता है, उसने बेरा ही नहीं वो क्या कह रहा है, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और उसको ये नहीं पता कि ये जो मैं बात कह रहा हूं ये उड्डा का कति नाश कर देगी। और उन्होंने शैलजा के लिए और उनकी जाति के लिए जो जो शब्द कहे मैं वो यहां बोल नहीं सकता, मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, हो सकता है मेरे पे कोई अर्जन एक्ट SC/ST एक्ट लगवा दे। हाँ, आपकी आवाज बंद है। कोई भी नहीं बोल सकता, वो तो शब्द सुनने लायक भी नहीं है, पता सुनने नहीं लायक कौन भी शब्द नहीं। जाए। सर इसका असर पिछले एक हफ्ते में हरियाणा में दिख रहा है, पहली बात तो सुन लो। और दलित वोट ने कमर कस ली है कि हुड्डा समर्थकों ने देख लेंगे। अच्छा, दूसरी जो वो वीडियो चली ना, एक एक ताई की वीडियो आई कि उन इनके बालक लग गएंगे, मारे बालक ना लगते, ये मारा राजा होगा तो मारे बालक लगेंगे। तो वो जो यूट्यूबर पत्रकार था उसने पूछ लिया कि जी उनके बालक तो लग गए हैं, वो तो अपनी मेरिट के आधार पे लगते हैं, अपनी योग्यता के आधार पे लगते हैं। तो बोला क्यों मारे बालक को न्या, हम तो पीछे दे के लग गएंगे ईब, मारा राजा होगा। सर इन बातों का असर पड़ता है। और इससे पहले आपको लोकसभा चुनाव में सर खर्ची पर्ची वाला जो नारा था ना सर, ये मत सोचना कि वो नारा चुक गया है, कि वो लोकसभा में वो खत्म हो गया। नहीं सर, वो तो नारा जब तक हुड्डा और हुड्डा के समर्थक रहेंगे हरियाणा में, खर्ची पर्ची का मुद्दा तो रहेगा। और सर भाजपा की और खट्टर साहब की ये खासियत तो थी
कि उन्होंने शेर बकरी सब एक घाट पे पानी पिला दिए और नौकरी मिलेगी या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो मेरिट के आधार पे होगा, योग्यता के आधार पे होगा, नौकरी में इसमें उसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सर इस बात को ऐसी बात, अच्छा ये बात नहीं है सर कि जनता महसूस नहीं करती, सर आज की जनता हर चीज जानती है। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ कि फ्रीबीज का पिटारा खोल दिया कांग्रेस ने। 100 गज के प्लॉट में मकान भी देंगे, 6,000 की पेंशन, इसकी भी उसकी भी उसकी भी उसकी भी। वो अजीत भारती जी ने की टीम ने एक वो कैलकुलेट किया है कि जो वादे किए हैं 1,40,000 करोड़ के वादे किए हैं हुड्डा ने और राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने हरियाणा में अगर उन वादों को पूरा करने लगे तो 1,40,000 करोड़ रुपए चाहिए, फिर भी वो वादे पूरे नहीं होंगे। तो सर हालांकि हिंदुस्तान का वोटर फ्रीबीज पे पिघल जाता है, पर सर फ्रीबीज भी थोड़ी थोड़ी तो भरोसे लायक होनी चाहिए ना। तो ये है सर आज की रिपोर्ट ये है कि भाजपा जो गैप था ना उसको बहुत तेजी से कवर कर रही है। और मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि क्या 35 जाट वर्सेस 1, जाट वर्सेस अन्य 35 जात का कंसोलिडेशन होगा, तो वो होता हुआ दिख रहा है। पहली बात, हुड्डा ने जो दलित और जाट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी वो जमीन पर होता हुआ नहीं दिख रहा। और जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, मेरे को जो आज फीलर्स मिले हैं, मेरे हिसाब से सर आज की तारीख में चुनाव बिल्कुल कांटे की लड़ाई पे आ गया है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आज की तारीख में भाजपा को एज मिल गई हो। मतलब अगर आज भाजपा कांग्रेस से आगे निकल जाए, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हुड्डा और हुड्डा के समर्थक जाट वोटर आइसोलेट हो गए। सिर्फ जाटों के बल पे सर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। अच्छा दूसरी एक फैक्टर, अगर आपको कोई सवाल पूछना तो पूछिए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूं। आपका 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 आप म्यूट हैं, म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। मुझे मेरा सवाल यही है, एक्चुअली मुझे लगा आप इतना अच्छा बोल रहे थे कि मैंने कहा अभी बाद में पूछ लेंगे। मेरा जो इसमें एक सप्लीमेंट्री फॉर्म में क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरीके से बता रही हैं कि भाई कहीं ना कहीं 35 जात इकट्ठी हो रही है या फिर ये जो बैक फायर कर रहे हैं, ये जो जोशीले जो जाट हैं, ये बैक फायर, इनकी जो बातें हैं वो बैक फायर कर रही हैं कि मारे पे छोरे भी लागेंगे और पीछे दे के लागेंगे। क्या एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने का काम इन्होंने किया है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो एंटी इनकम्बेंसी एक इतना बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा फैक्टर है कि कुछ कहने की हद नहीं। और नॉर्मली एंटी इनकम्बेंसी में हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जुड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने शायद बना बनाया अपना खेल बिगाड़ दिया, दलितों को वैसे भड़काया। और रही सही बाकी जो जातियां कांग्रेस को वोट देने का मूड बना भी रही थी, वो जाट वर्सेस जाटों के जो बयान आए, उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट इतनी तेजी के साथ किया कि इस टाइम पर सिचुएशन यहां पर ये है, लिटरली यहां पर ये सिचुएशन है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि मतलब मुझे ऐसा ग्राउंड लेवल पर हरियाणा के अंदर लगता है कि एक बार को तो बीजेपी को हटाने वाला सोच ही रहा होगा कि क्या सच में ऐसा राज आएगा कि पैसे दे के दोबारा लगेंगे और फिर मारे बेटे ना लगे। मतलब मारा बेटा लाग गएगा, उनका ना लाग गए तो यार जिसके लगे हैं उसका दूसरा बेटा अगर घर में बैठा है और वो ये कह रहा होगा यार ये मारा ना लाग गए, जबकि मेरा तो इंटेलिजेंट है, तो इसने तो सारी एंटी इनकम्बेंसी को जीरो कर दिया होगा। ऐसे में कांग्रेस कहां खड़ी है? आवाज आवाज। एंटी इनकम्बेंसी की बताऊं, यादव बेल्ट पूरी अहिरवाल ऑलमोस्ट बीजेपी के साथ है। जितनी होती है 70-80% वोट अहिरवाल बीजेपी के साथ। ब्राह्मण, राजपूत और बनिया और
पंजाबी, ये 4 मेजर कम्युनिटीज हैं जो सवर्ण है। ये बीजेपी के साथ मोरलेस इंटैक्ट हैं। जो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी, थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। अब आ जाइए, लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। एक सेकंड, लॉजिक समझ में नहीं आया। एंटी इनकम्बेंसी किस बिहाफ पर नाराज है, मुझे सिर्फ इतना बता। वो पर्सनल इशू तो हो सकता है, कम्युनिटी इशू है क्या? यस, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कम्युनिटी के लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी है क्या। सर देखिए, एक होता है फटीग, 10 साल एक पार्टी का, एक व्यक्ति का राज आ गया। तो सर एक तो जो खट्टर साहब को हटाने से, पहली बात, और बीजेपी ने बड़ा स्मार्ट वर्क किया कि खट्टर साहब को दिल्ली ले गए और उनकी जगह जो ओबीसी चेहरा सैनी साहब को ले आए ना। तो एक तो सर ओबीसी सारा कंसोलिडेट हो गया। जो सवर्ण है वो वैसे ही जाटों से थोड़ा सा खिलाफ होता है। तो सर एंटी इनकम्बेंसी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव में वॉश हो गई काफी हद हाँ, तक। एक गुस्सा जो होता है, वो प्रेशर जो क्रिएट कर रहा होता है, गुस्सा के इसकी ऐसी दहेज साले मैं बताऊंगा, मैं छोड़ दूंगा नहीं और नजारे चखाऊंगा, हाँ, वो लोकसभा में निपट गई है। और अच्छा, दूसरी बात निपटने है का दलितों का रीजन भी है। आरक्षण चला जाएगा, संविधान बदल देंगे, उस वजह से जो दलितों में एक खामखा का एक फोबिया, डर पैदा करके वोट ले लिए थे, वो भी फैक्टर चला गया सर आज की तारीख में। और शैलजा फैक्टर से, और मैंने एक बात कही थी कि जाट समुदाय इस उत्साह में कि अब तो हमारा राज आ गया। सर जाट जितना ज्यादा ग्राउंड में एग्रेसिव होता है, उनके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन उतना ज्यादा होता है। इस बात को जाट समुदाय समझता नहीं है गांव में। अच्छा, उनको एक और गलतफहमी रहती है, ना ना सारा गांव हमारे के लिए है, इनके मुंह पे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहेंगे, पीछे तो वोट किसी और ने दे आएंगे। तो सर एक तो जाटों को गलतफहमी हो गई लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देख के कि ना ना ना, ये तो हम तो आए बैठे हैं, हमारा तो राज आ गया। उस उत्साह में सर शुरू में कुछ गलतियां हुई गांव में। अच्छा सर अच्छा एक बात और बताऊं आपको, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो सरेआम में कहने लग गए कि हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए। अब तो सरेआम में बीजेपी को वाकई 15 सीट पे ले आए। अब तो कांग्रेस को 65 सीट देने लग गए। मैंने कहा हाँ वाकई हार रहे हो, साले 15 पे कोने आओ थारी। तो एक बार बंद कमरे में बात हो रही थी, मैंने कहा 2024 इसीलिए हार गए तुम, क्योंकि तुम बोल रहे थे जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए। इवन मैं अगर वो अगर तब भी तुमने हार गए कर दी होती ना, तो आज तुम्हारी वाकई 400 सीट होती। मोदी ने और पूरी पार्टी ने और पूरा कैडर ने और पूरा कार्यकर्ता ने, पूरा वोटर ने, सब ने ये बोलना शुरू कर दिया जीत गए जीत गए जीत गए, सारे घर बैठ गए। सर जब ये जो हार गए का रौला हुआ ना हरियाणा में, तो सबको लगा उत्तरी, अरे ये गुंडों का राज आ गया रे। जब हरियाणा में सर 1 महीना कितनी जबरदस्त लहर थी, हार गए जी, बीजेपी तो गई, कांग्रेस आ गई, हुड्डा आ गया, हुड्डा के गुंडे आ गए, तो लोगों ने कहा उत्तरी रे, ये तो वाकई आ गए रे, ये तो जीत नहीं थे। अच्छा, उनने ये गलत फहमी कि हम तो वाकई जीत गए, वो एक टांग पे उछलने लग गए। तो मैंने कहा था अगर काउंटर पोलराइजेशन हो गया, सर आज की तारीख में मैं हमेशा एक ही बात पूछता हूं, भाई चलो हमने मान लिया हुड्डा हुड्डा समर्थक जीतेंगे, किसके वोट से? भाई लोकसभा में तो फिर भी एंटी इनकम्बेंसी काम कर गई थी। अच्छा, लोकसभा के वोट से हरियाणा का राज नहीं बदल रहा था, ये पब्लिक को पता था। अब तो उनको पता है कि अगर गलती कर दी तो राज बदल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है सर कि जिन एरियाज में हुड्डा को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, ये जो देश वाली बेल्ट है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर,
वहां पे कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। जैसे एक बार शुरू में लगा था कि नहीं, फरीदाबाद में भी भाजपा थोड़ी सी कमजोर सी दिख रही थी, फरीदाबाद में भाजपा ने इंप्रूव कर लिया, गुड़गांव पूरा इंप्रूव कर लिया, उधर महेंद्रगढ़, भिवानी वानी पूरी बेल्ट आज भाजपा की सही चल रही है। भाजपा ने सोनीपत में इंप्रूव किया, भाजपा ने पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, भाजपा का एक अगर ऊपर देखा जाए तो सिर्फ एक अंबाला थोड़ा सा वीक है और एक सिरसा। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं कहूंगा तो भाजपा को मेहनत करने की जरूरत है अंबाले में और सिरसा में। बाकी तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में भाजपा कांग्रेस से आगे है। और सर सवर्ण वोट, ओबीसी वोट और बहुत हद तक दलित, जो जींद वाली महापंचायत का असर है। और सर एक बात बता दूं, चुनाव अप्रत्याशित रिजल्ट भी दे सकता है सर, पब्लिक का कोई पता ना होता जी। क्योंकि जाटों की गुंडागर्दी, जाटों का राज आ गया, ईब तो हमारे छोरे लग गएंगे सर। एनआईटी फरीदाबाद सीट है एक, उसमें एक कांग्रेसी जो प्रत्याशी थे उनने बोला जी हुड्डा ने 50,000 नौकरी बांटनी है और मेरे हिस्से में पता नहीं कितनी 500 या कितनी नौकरी आओगी। सुना था। तो जो मना 500 वोट दिवा देगा, नहीं 50 वोट, 50 वोट पे मैं एक नौकरी दूंगा, बगैर पैसे की दूंगा। सर इस प्रकार की वीडियो, अच्छा ये वीडियो तो उनके मुंह से, तो सर ऐसी हजारों वीडियो चल रही हैं आज की तारीख में, हजारों। सर इनका बुरा असर पड़ रहा है कांग्रेस के पूरे अभियान को। इनको जो भाजपा अपने मुंह से नहीं कह रही सर, लोगों के मुंह से कहलवा रहे, भाई गुंडों का राज आ गया, ये मारे बालका नौकरी नहीं लागे, तो गुंडे लग जाएंगे, या जिसके पास 20 लाख होगा वो लग गएगा। सर ये कोई भाजपा का नेता मंच से नहीं कह रहा, पब्लिक के मुंह से कहलवा रही है भाजपा, और ये बहुत इफेक्टिव कैंपेन है। और सर अभी 4 दिन बाकी हैं सर, इस 4 दिन में हो सकता है चुनाव पलट जाए। अभी बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पे खड़े हैं, हो सकता है बीजेपी आगे भी निकल सकती है। हां, निर्दलीय भी बहुत काम खराब कर रहे हैं कांग्रेस का। कम से कम 10 निर्दलीय तो ऐसे भाजपा ने खड़े किए हैं जिनको जानबूझ के खड़ा किया और जानबूझ के टिकट नहीं दी, 10। और 10 निर्दलीय तो हमेशा ही जीतते हैं हरियाणा में। 5 से लेके 6 सीट इनेलो जीत रही है और 10 से 15 सीट खराब कर रही है कांग्रेस की। 5, 4, 5, 6, 4 से 6 के बीच में इनेलो जीतेगी। और कम से आप देख लेना जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, कम से कम 15 सीट ऐसी होगी जो भी कांग्रेस हारेगी इनेलो के द्वारा वोट काटे जाने के कारण। अच्छा एक चीज और है, बहन जी मायावती, अभी वो तुरुप नहीं, रावण इतना इफेक्टिव नहीं होगा सर, बहन जी का वो तुरुप का इक्का तो अभी खुलना बाकी है सर। अगर वो भी कहीं बीजेपी ने मैनेज कर लिया ना, और बीजेपी आजकल मैं बहन जी को बड़े आराम से मैनेज कर लेती है, तो फिर कहानी बदल जाएगी। क्योंकि बहन जी का फैक्टर जो है ना, वो सीधे सीधे 2 से 3% का असर डालेगा। तो ये है सर, आज की तारीख में चुनाव बिल्कुल नेक टू नेक फंसा हुआ है। जो कांग्रेस को एज थी वो बिल्कुल बराबरी पे आके खड़ी हो गई है कांग्रेस बीजेपी के। अब इन 3 दिनों में चुनाव पलटेगा, अब देखे किधर जाता है। और ही इज दलित, शैलजा जी। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुन के तो जैसे कांग्रेस को तो ऐसा लगेगा कि हाथ आया मुंह ना लगा। सर अगर हुड्डा साहब ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती ना,
अकड़ बहुत ज्यादा दिखा है, अड़ियलपना अभी भी दिख रहा है, अकड़ दिख रही है। सर गलतफहमी में आ गए हुड्डा साहब। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट था ना, उसके कारण गलतफहमी हो गई उनको और उनसे ज्यादा उनके समर्थकों को। अच्छा सर, ये एक बात बताऊं आपको, हरियाणा में जाटों की और यूपी में यादवों की जब इनको सत्ता की आहट सुनाई देती है, देखिए सत्ता की आहट मुसलमान को भी सुनाई देती है, पर मुसलमान रोड पे विजिबल नहीं होता। उसको सत्ता की आहट अगर सुनाई देगी पर वो रहेगा चुप। फिर जाट को और यादव को, यूपी के यादव को यदि सत्ता यूपी की के आहट हरियाणा। देगी ना, तो वो सर एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो जाता है। अच्छा बाबा जी एक बात हूं, मैं हरियाणा के यादव भाइयों से मिलता हूं, हमारे राव साहब वगैरह से, इतने मजेदार हैं, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो टेंशन क्रिएट कर रहा हो, बहुत सफिस्टिकेटेड दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं अगर यूपी के यादव देख लिए जाए तो वो तूफानी लगते हैं और अकड़ जबरदस्त होती है उनमें। ऐसा डिफरेंस क्यों है? हालांकि ये थोड़ा सा हटके सवाल है। मुझे हरियाणा के सर यादवों के अंदर बात करके बहुत जबरदस्त मजा आता है, सोफिस्टिकेटेड, मजा आ गया। यूपी में अकड़ है। सर डोमिनेंट कास्ट नहीं है ना, हरियाणा में डोमिनेंट कास्ट जाट है, यूपी में जो डोमिनेंट कास्ट अपने इलाके में तो यादव है। बहुत जबरदस्त इनका डोमिनेंस है। सर अपने इलाके में है, ओवरऑल नहीं है ना। ओवरऑल हरियाणा को आप देखेंगे तो उनका डोमिनेंस क्या है, सिर्फ अहीरवाल में है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल वाली ये वाली जो बेल्ट है, और आपका गुड़गांव तक। लेकिन डोमिनेंट तो मध्य प्रदेश में भी है। नहीं सर तो नहीं। मध्य प्रदेश की यादवों से बात करो, मजा आ जाता है। सर नहीं, वो चलो खैर कोई डोमिनेंस बात नहीं नहीं, है, इनको डेरिवेट हो गए हैं। पॉलिटिकल डोमिनेंस और बिजनेस पे डोमिनेंस और गांव की पॉलिटिक्स पे। सर जो यूपी का जो यादव है ना, उसकी का गांव की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जबरदस्त हाँ वो दखल एक है। अलग मैटर। और आपको मैं बताऊं सर, अखिलेश यादव की सारी पॉलिटिक्स ग्राम प्रधान की पॉलिटिक्स है। हम्म। अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो गांव का प्रधान होती है। और मैंने तो यहां तक देखा है सर कि गांव प्रधान गैर यादव भी हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो और किसी अन्य जात का हो, वो भी सपाई होता है, उसका भी झुकाव सपा की तरफ होता है। इतनी जबरदस्त पकड़ है जो ये आपके न्याय पंचायत वाली जो पॉलिटिक्स होती है ना सर, ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत, इस पॉलिटिक्स पे समाजवादी पार्टी की बड़ी जबरदस्त पकड़ है। वहां से आती है डोमिनेंस, क्योंकि गांव में डोमिनेंस है। सर गांव में अगर 5 घर भी यादव हैं, 5 घर, और अगर उनमें से एक भी ठीक ठाक है, तो वो अकेला डोमिनेट करता है। पता है क्यों? पहले ऐसा नहीं था सर, बहुत मेहनती कौम है। मैं एक बात बताऊं आपको, पान की गुमटी ये लगा लेंगे। आज को आपको मालूम है हलवाई के पूरे धंधे पर यादवों का कब्जा है यूपी में। दूध, दिल्ली में भी, खोआ दिल्ली है। में भी, दिल्ली में भी हाँ यादव जी नाम से ब्रांड है। हाँ, रेस्टोरेंट के धंधे में सुनिए, ढाबा रेस्टोरेंट के धंधे में, हलवाई मिठाई के धंधे में, दूध के धंधे में, और पान इत्यादि छोटे धंधों में, ठेकेदारी में, मतलब यू नेम द बिजनेस, इट इज डोमिनेटेड बाय यादव्स। भट्ठा, सुनिए, भट्ठा, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, गिट्टी बालू रेत का धंधा। तो सर अच्छा, काम करने से शर्माते नहीं। बाकी ठाकुर ब्राह्मण का क्या है, अरे यार ये काम करेंगे, छोटा काम है। यादव नहीं सोचता छोटा और बड़ा, बोला मेहनत चोरी चकारी नहीं कर रहा हूं ना, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत करके पैसे कमा रहा हूं। और यूनिटी सर, सबसे बड़ी चीज जो यूनिटी है ना, समाज की यूनिटी, इस वजह से इस कौम ने पिछले 30 सालों में वाकई गजब राइज किया है। तो सर एक बात बताइए ना, अच्छा उसके बाद पढ़ाई में, नौकरियों में, हर जगह सर आप आज की तारीख में देख लीजिए, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे यादवों का कब्जा है।
सर वहां तो कोई आरक्षण से नहीं आए ना, आप बताइए क्यों? वहां तो अपनी मेहनत, अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा से आए ना। तो पूरी आपकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री यादवों का कब्जा है सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनको लगा हमें काम करना है, बस बात खत्म। तो विषयांतर होगा, हम लोग हरियाणा से यूपी की पॉलिटिक्स डिस्कस। खैर, मैं जो कंक्लूडिंग रिमार्क, कितने नंबर दे रहे हो बीजेपी और कांग्रेस को? बराबर बराबर। आज की तारीख में दोनों 40 सीट पे खड़े हैं, मतलब 35 से 40 के आसपास दोनों हैं। 10 सीट पे कम से कम निर्दलीय, 5-6 सीट इनेलो, 1-2 सीट और, जैसे वो गोपाल कांडा की सीट है, इस तरीके की 2-3 सीटें हैं। मतलब 10 निर्दलीय और ये छोटी पार्टियां, और 35-35 इन दोनों को दे दो, 5-6 इनेलो। ये रिपोर्ट है सर। अब उसी में कोई 35 पे रह जाएगा सर, कोई 40 पे रह जाएगा, कोई भी रह सकता है। हंग असेंबली आने के ज्यादा चांसेस हो गए हैं, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों 35 और 40 के बीच। अगर बीजेपी की 35 भी हुई और 10 निर्दलीय हुई तो भी बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। अगर कांग्रेस की 44 भी रह गई, 44, और बीजेपी 30 भी हुई, तो सरकार बीजेपी बनाएगी। ये भी लिखवा लो। 44 तो नहीं आते। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस 35 के आसपास घूम रही है। मैंने तो दे दी, मैं तो दूंगा। अगर 45 आ गई फिर तो ठीक है, अगर 44 भी रह गई ना, सरकार बीजेपी बनाओगी। फिर तो सर, फिर तो मोटा भाई आ जाएंगे ना सीन में। क्या जा रहा है सारे? आ जाओ। फिर तो गवर्नर साहब आ जाएंगे सीन में। चलो खैर, बाबा जी जिस तरीके से आपने समझाया, दैट इज अल्टीमेट। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आया होगा। तो अब टाइम की बाध्यता को देखते हुए इस चर्चा को यहीं तक रोकेंगे। मेरे चैनल ज्योतिर्मय और बाबा जी के चैनल बाबा की खरी खोटी दोनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद सर। राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।